पैसे इनको बेसिकली चाहिए होते हैं अपने लड़के फीड करने के लिए, अपने लड़कों को वहाँ मुंबई में, लखनऊ में, देश के अन्य हिस्सों में लड़के तैयार करने के लिए। इसी सिलसिले में इन लोगों ने ये बड़ी बड़ी किडनैपिंग की। ये बात दाऊद को बहुत अच्छी नहीं लगी। दाऊद ने कहा कि अगर इस तरह से ये लोग किडनैपिंग करते रहे, और उसमें एक बात और ये मैं बताऊं कि वहाँ इन्होंने किसी को नहीं छोड़ा। मुंबई में जब ये किडनैपिंग कर रहे थे तो टारगेट उन लोगों को किया था जिनके बारे में ये सामान्य धारणा थी कि दाऊद इब्राहिम या डी कंपनी को पैसा देता है। उनको किडनैप किया, उनसे बहुत बड़ी धनराशि वसूल की। ये बात खटक गई और खटकने के बाद दाऊद ने अनीस इब्राहिम को और अपने बाकी लोगों को ये कहा कि कैसे भी हो इरफान गोगा को वहाँ से हटाया जाए, अपने रास्ते से हटाया जाए। ये उस समय की बात है जब शताब्दी खत्म होने वाली थी, लेकिन जरायम की दुनिया में एक नया गैंग अपना कदम जमा रहा था। अपनों के अपहरण और गोलियों की गड़गड़ाहट से आम जनमानस सहम जाता था। ये 80 के दशक की बात थी। उत्तर प्रदेश का जनपद गाजीपुर। तेरी महिमा अपरंपार है चित्रगुप्त भगवान, तेरा गौरव करे गुणगान है चित्रगुप्त भगवान। दारा रा 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 दारा रा 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 रा। गाजीपुर शहर के आमघाट कॉलोनी के रहने वाले विश्वनाथ प्रताप श्रीवास्तव पेशे से प्रधानाध्यापक थे। उनके 2 बेटे थे। बड़ा बेटा विकास श्रीवास्तव जो आर्मी में कर्नल है, और दूसरा बेटा ओम प्रकाश श्रीवास्तव उर्फ बबलू श्रीवास्तव। एक तरफ जहां गाजीपुर देश में तमाम सैनिक देता है, गाजीपुर से देश में तमाम सेना के अफसर होते हैं, तो वहीं गाजीपुर अपराध की दुनिया में भी जाना जाता है। इसी गाजीपुर में एक ऐसा परिवार भी था जो कलम की पूजा करता था, जहां शिक्षा की धार बहती थी, शिक्षा के वातावरण में पलता पड़ता था। और उसी घर का एक लड़का था बबलू श्रीवास्तव, जो लखनऊ विश्वविद्यालय गया स्नातक करने। एक आम छात्र की तरह बबलू भी लखनऊ विश्वविद्यालय से स्नातक कर रहा था। वहां उसके कई सारे मित्र बने और विश्वविद्यालय में छात्र संघ के चुनाव भी हुए। एक शिक्षित परिवार का पढ़ाकू लड़का यानी बबलू श्रीवास्तव ने भी छात्र संघ चुनाव में अपने मित्रों का साथ दिया। यही वो मोड़ था जहां से एक नई दास्तां शुरू हुई। यही वो मोड़ था जहां से अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम को भी झटका लगने वाला था। 1982 छात्र संघ चुनाव, लखनऊ विश्वविद्यालय। इस चुनाव में ओम प्रकाश श्रीवास्तव उर्फ बबलू श्रीवास्तव का मित्र नीरज जैन महामंत्री पद पर उठा था और चुनाव का प्रचार जोरों शोरों से चल रहा था। इस चुनाव में उम्मीदवार एक दूसरे को हराने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार थे। इसी बीच 2 गुटों में चुनावी झगड़ा हुआ और एक छात्र को चाकू मार दिया गया। कहा जाता है जिस छात्र को चाकू लगा
उसका संबंध उस समय के लखनऊ के माफिया अरुण शंकर शुक्ला उर्फ अन्ना से था। इस मामले में अन्ना ने बबलू को जेल भिजवा दिया। आरोप बबलू श्रीवास्तव के ऊपर लगा। कहीं यह भी कहा जाता है कि किसी कहानी में यह स्पष्ट नहीं हो पाया कि वो चाकू बबलू ने ही मारा था, लेकिन अन्ना ने तो बबलू को जेल भिजवा दिया था और बबलू के ऊपर ये पहला मुकदमा था। अन्ना यही नहीं मानने वाला था। अन्ना ने बबलू के साथ वो कांड किया जिससे बबलू की जिंदगी बदल गई। बबलू जमानत पर छूटकर बाहर आ चुका था, लेकिन अन्ना नहीं माना और स्कूटर चोरी के झूठे आरोप में बबलू को दोबारा जेल भिजवा दिया। इस बार बबलू के परिवार वाले बबलू से ही नाराज हो गए और बबलू का जमानत नहीं करवाया। कहा यह भी जाता है कि बबलू के परिवार को बदनामी का डर सता रहा था, जिसकी वजह से उन्होंने बबलू का साथ नहीं दिया। इसके बाद कई बार वाहन चोरियों की वारदातों में बबलू का नाम आने लगा, जिससे परेशान होकर बबलू ने अपना घर छोड़ दिया। बबलू हॉस्टल में एक कमरा किराए पर लेकर रहने लगा और उसने तय कर लिया कि अब मुझे अन्ना से बदला लेना है। वो अन्ना के विरोधी माफिया राम गोपाल मिश्र के संपर्क में आ गया और यहीं से बबलू ने अपराध की दुनिया में कदम रख लिया। इस घटना के बाद बबलू की पकड़ उत्तर प्रदेश, बिहार और महाराष्ट्र में बन चुकी थी और बबलू अंडरवर्ल्ड की दुनिया में किडनैपिंग किंग के नाम से जाना जाने लगा। लॉ की शिक्षा हासिल करने वाले बबलू ने अपहरण के कई नए तरीके इजाद किए। उसने इस धंधे में कई लोगों को मात दे दिया। अपहरण की दुनिया में बबलू का सिक्का चलने लगा। कई छोटे गैंग अपहरण कर लाते थे और बबलू को सौंप देते थे। फिर वो सौदेबाजी करता था और फिरौती वसूलता था। एक तरफ बबलू किडनैपिंग किंग के नाम से मशहूर हो गया था, पुलिस उसके कारनामों से परेशान थी, तो वहीं दूसरी तरफ लखनऊ की एक लड़की जिसने अंडरवर्ल्ड में तहलका मचा दिया। 1975 में जन्मी अर्चना बाल मुकुंद शर्मा एक मध्यम वर्गीय परिवार से थी। उसने लखनऊ विश्वविद्यालय से स्नातक किया। वो फिल्मों में काम करना चाहती थी, इसलिए वो मुंबई चली गई। इधर 1984 से शुरू हुआ बबलू का आपराधिक ग्राफ तेजी से बढ़ता जा रहा था। उत्तर प्रदेश में उसके ऊपर अपहरण, हत्या, फिरौती समेत कई संगीन मामले दर्ज थे। 1989 में पुलिस से बचने के लिए बबलू चंद्रस्वामी से मिला, लेकिन चंद्रस्वामी के साथ बबलू की नहीं बनी। फिर आया 90 का दशक, जब अर्चना शर्मा की दोस्ती लखनऊ में बबलू श्रीवास्तव से हुई। अर्चना और बबलू की दोस्ती बहुत बड़े कांड करने वाली थी। बबलू वहां से नेपाल चला गया। नेपाल में बबलू की मुलाकात माफिया डॉन मिर्जा दिलशाद बेग से हुई। मिर्जा दिलशाद बेग नेपाल में सांसद भी था। कई जगहों पर यह भी कहा जाता है कि मिर्जा दिलशाद बेग अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम का सिंडिकेट चलाता था। उसी ने बबलू श्रीवास्तव की मुलाकात दाऊद इब्राहिम से करवाई। नेपाल में कुछ वर्ष रहने के बाद बबलू दुबई जा पहुंचा। ये भी कहा जाता है कि बबलू ने दाऊद इब्राहिम के कई काम किए। 1993 के आसपास अर्चना भी दुबई चली गई। दुबई जाकर अर्चना ने वहां एक कपड़े की दुकान खोली। कहा जाता है कि अर्चना वहां बबलू के साथ ही रहती थी। इस बीच उसकी मुलाकात कुख्यात गोगा और फजल से हुई। साल 1993, जिसका जिक्र होते ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ये वही साल है जब लगातार कई धमाकों से मुंबई दहल उठा था, जिसकी शोर पूरी दुनिया ने सुना था। और इस घटना के पीछे नाम आया था डी कंपनी का। जी हाँ, वही डी कंपनी, यानी दाऊद
इब्राहिम वाली डी कंपनी। इस घटना के बाद डी कंपनी के कई सदस्य, जिसमें छोटा राजन और बबलू श्रीवास्तव भी शामिल हैं, उन्होंने डी कंपनी का साथ छोड़ दिया, यानी दाऊद इब्राहिम का साथ छोड़ दिया। ये भी कहा जाता है कि अपने देश के ऊपर हुए इतने बड़े हमले से वो आहत में थे और इसको उन्होंने बर्दाश्त नहीं कर पाया, जिसकी वजह से उनकी दुश्मनी दाऊद इब्राहिम से हो गई। जब 92 में मुंबई बम ब्लास्ट के बाद मुंबई के अंडरवर्ल्ड में वर्टिकल डिवीज़न हुआ हिंदू मुस्लिम लाइन पर, छोटा राजन, बबलू श्रीवास्तव और जितने वो ठाकुर है वहाँ का मुंबई का, ये सारे लोग एक तरफ हो गए और दाऊद के करीबी एक तरफ हो गए। उसी समय इरफान गोगा बबलू श्रीवास्तव के साथ आ गया। इरफान गोगा और बबलू श्रीवास्तव ने उसी के बाद 93-94 में ये लोग चले गए थे, और जब ये डिवीज़न हुआ था और बबलू श्रीवास्तव ने ये विरोध किया था कि मुंबई बम ब्लास्ट जैसी घटना उनको नहीं करानी चाहिए, मुंबई हमारा बेस है, ऐसे में इनोसेंट लोगों का मारा जाना ठीक नहीं है। उसके बाद दाऊद के लोगों ने सारे पासपोर्ट इन लोगों के छीन लिए थे, इसको रख लिया। ये लोग किसी तरह वहाँ से भाग के ये पहुँचे नेपाल में अपने आप को भी ऑर्गेनाइज किए। 1995 में सिंगापुर में इंटरपोल ने बबलू श्रीवास्तव को गिरफ्तार किया और उसे भारत लाया। इसके साथ अर्चना भी भारत आई, और ये भी कहा जाता है कि अर्चना ने उस समय की मशहूर फिल्म गैंगस्टर में देव आनंद के साथ काम भी किया। आईपीएस राजेश कुमार पांडे, मुझे उम्मीद है कि इस नाम से आप रूबरू होंगे। यदि आप रूबरू नहीं हैं तो मैं आपको बता देता हूं, वन ऑफ द फाउंडर मेंबर ऑफ एसटीएफ एंड एटीएस, यानी एसटीएफ और एटीएस के फाउंडर मेंबर राजेश कुमार पांडे। जी हां, अब इनका जिक्र इसलिए जरूरी हो गया है क्योंकि उन्होंने बबलू और अर्चना से जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण बातें बताई। आपको एक एक करके अभी इनके वो बड़ी किडनैपिंग के केसेस में बताऊंगा जिन्होंने उस समय देश में सुर्खियां बटोरी थी, लेकिन इसका पता नहीं लग रहा था। ये तो भला हो श्री केशव कुमार साहब का, जिन्होंने भुज में जो बाबू भाई सिंघवी की किडनैपिंग का अटेम्प्ट हुआ और उसको इतना परसू किया, उसके सारे नंबर निकाल के स्वयं वो दिल्ली गए, स्वयं वो लखनऊ आए, स्वयं वो उसके दुबई के नंबर्स के वेरिफिकेशन के लिए कॉन्सुलेट्स में गए, सब जगह गए वो खुद, और तब जाके इस पूरे कार्टेल को तोड़ पाए, कार्टेल के बारे में हम जान पाए। जो इसकी मोडस ऑपरेंडी थी वो ये थी कि बबलू बहुत दिन से जेल में ही था। सिंगापुर से एक्सट्रेडिशन करके वो लाया गया था सीबीआई द्वारा। उसके बाद से देश की अलग अलग जेलों में उसके ट्रायल चल रहे थे। उसका जो विशिष्ट ट्रायल था वो था एलडी अरोरा मर्डर केस का। एलडी अरोरा मर्डर केस में ही मंगे वांटेड था। वो सैनी और वो दोनों उसके बाद से जेल में थे और इलाहाबाद की नैली सेंट्रल जेल में उसको रखा गया था। मोबाइल फ़ोन आ चुके थे और मोबाइल से सारे ऑपरेशंस वो कर रहा था। यूँ तो बबलू श्रीवास्तव ने कई सारी आपराधिक घटनाओं को अंजाम दिया, लेकिन पुणे में पुलिस कमिश्नर एलडी अरोड़ा की हत्या होती है, तब एक बार फिर बबलू श्रीवास्तव का नाम सुर्खियों में आ जाता है। आरोप है कि बबलू और उसके साथी मंगे और सैनी ने सरेआम एडिशनल कमिश्नर अरोड़ा को गोलियों से भून दिया था। इस मामले में अदालत ने तीनों को दोषी माना और उम्र कैद की सजा सुनाई। पहले तो उन्होंने टारगेट आइडेंटिफाई कर लिया, ऐसे लोग जिनका दुबई में बिजनेस है। इरफान गोगा उनके बारे में, उस बिज़नेस के बारे में, उनके टर्नओवर के बारे में पता कर लेता था। ऐसे लोग जिनके बड़े शोरूम हैं या पिछले 4-5 सालों में उसने बड़ी गाड़ियां खरीदी हैं, बड़े भूखंड खरीदे हैं या लाइसेंसिंग अथॉरिटीज़ से बड़ी इंडस्ट्रीज़ का लाइसेंस पास कराया है।
ये उनके पैरामीटर्स थे ये पता करने के लिए कि इसकी जिसको हम टारगेट कर रहे हैं, जिस टेंडर को हम पकड़ने जा रहे हैं, जिसको खींचने जा रहे हैं, ये उन्हें कितना पैसा दे सकता है। उस टारगेट को आइडेंटिफाई करने के लिए सबसे पहले अर्चना शर्मा और कोई एक इनमें से आदमी जो इनका ट्रस्टेड है, खासकर उस समय मंगे चल रहा था, इसके साथ साथ संजय खन्ना उर्फ चंकी भी इनके साथ था। राम प्रकाश गुप्ता एक लड़का था, अन्ना कहते थे उसको, ये वहाँ का है, लखनऊ का है, वो था। बहुत ढेर सारे लड़के थे। बबलू को भैया भैया कहते थे और ये इनको काम बताया करता था। तो ये लड़की अच्छे से फ्लैट में, अच्छे से इलाके में अर्चना शर्मा जाती थी। दोनों अपने आप एक दूसरे का भाई बहन बताते थे कि हम लोग यहाँ पर पढ़ने के लिए आए हुए हैं, हम एडमिशन के लिए आए। बड़ा अच्छा होमवर्क कर लेती थी। अर्चना शर्मा की बैकग्राउंड ऐसी थी, अच्छी इंग्लिश बोलती थी, अच्छा हिंदी बोलती थी, देखने में बहुत सुंदर थी और जैसा उसको उपयुक्त हो, जैसा जिससे बात करनी हो, उस लिहाज से वो कपड़े पहनती थी। अपने टारगेट्स को कन्विंस करने के लिए, अपने टारगेट्स को विनोवर करने के लिए कभी कभी वो गलत तरीके भी अपनाया करती थी। उसकी इस खूबी को अच्छी तरह से इरफान गोगा और बबलू श्रीवास्तव जानते थे, इसलिए सबसे पहले एक फ़्लैट लिया जाता था। फ्लैट के बाद अखबारों में उस समय सेकेंड हैंड गाड़ियों की बिक्री के संबंध में विज्ञापन छपते थे। ओनर से जाके बात करते थे। एक 2 पहिया वाहन और एक 4 पहिया वाहन। 4 पहिया वाहन में खासकर मारुति वैन, पुरानी मारुति वैन इनको सूट करती थी, क्योंकि किडनैपी को खींच के एक झटके में गाड़ी पर लाना होता था। मारुति वैन का एक तो फ्लोर बहुत नीचे का था, दूसरा एक तरफ का पूरा दरवाज़ा स्लाइडिंग डोर था, वो पूरा खुलने के बाद 2 आदमी किसी को पकड़ के तीसरे आदमी को, तीनों एक साथ एक गेट से किसी गाड़ी के भीतर जा सकते थे। इस लिहाज से वो, या फिर मारुति 800, वो भी लो फ्लोर गाड़ी थी और किसी को खींच के डालने में उसमें भी आसानी हुआ करती थी। पीछे एक आदमी बैठा हुआ, एक आदमी उसको खींच के भीतर डाल दे, बीच में बिठा ले और 3 लोग उसको लेके कहीं जा सकते हैं। बाकी की सारी किडनैपिंग उन लोगों ने इसी मोडस ऑपरेंडी से की है। फिर उसका अच्छे से उसकी रैकी होनी, कितने समय चलता है, कब चलता है, किस गाड़ी से चलता है, कौन साथ में होता है। और चूंकि इसके टारगेट्स कोई बिजनेसमैन, बड़े बिजनेसमैन हुआ करते थे, तो उनके साथ पुलिस या सिक्योरिटी के चलने की संभावना कम होती थी। हवाला के जरिए पैसा ले जाने के कारण ही उस समय किडनैपिंग का धंधा बहुत जोरों में था। और जैसा मैंने आपको बताया कि बहुत बड़े और नामी गिरामी बिजनेसमैन उस समय इस गैंग के द्वारा किडनैप किए गए। जैसा मैंने बताया कि बाबू भाई सिंघवी का ठीक इसी तरह हुआ 9 सितंबर 1998 को। वो चूँकि गाड़ी उनकी स्टार्ट थी, उन्होंने खतरे को भांप लिया। पहले से उनके पास इरफान गोगा का फ़ोन 15 करोड़ रुपए देने के लिए आ रहा था। उनके दिमाग के किसी कोने में ये बात थी, वो वहाँ से भाग गए। लेकिन सारे सुराग वहीं से मिलना शुरू हुए। उसके पहले एक किडनैपिंग 8 मार्च को 98 को इंदौर में तुकागंज में हुई, श्री जगदीश मोती रमानी की। जगदीश मोती रमानी इंदौर के बड़े बिजनेसमैन थे, तमाम नए प्रोजेक्ट्स को डील कर रहे थे। सेम मोडस ऑपरेंडी में सबसे पहले इनके सामने अर्चना शर्मा गई। अर्चना शर्मा बहुत, जैसे मैंने बताया कि उसका बड़ा अच्छा प्रेजेंटेशन था। उसने अपने किसी नए प्रोजेक्ट के बारे में उनसे बात करके उनको धीरे धीरे करके विन ओवर कर लिया। और एक दिन वो अपने फैक्ट्री से निकल के जा रहे थे और एक 4 पहिया वाहन और एक 2 पहिया वाहन से उनको घेर लिया गया और घेरने के बाद उन्हें उनकी किडनैपिंग की गई। हालांकि बताते ये हैं कि ये किडनैपिंग फेल हो गई थी और इसमें बहुत ज़्यादा पैसे का लेन देन नहीं हो पाया था। कुछ ने बाद में ये भी बताया कि किडनैपिंग से थोड़े ही देर के भीतर, घंटे 2 घंटे के भीतर, जब वो किडनैपी को गाड़ी में लेके घुमा रहे थे, तभी पैसे का आदान प्रदान कहीं से हो गया था। इसके बाद 22 सितंबर 97 को, इससे पहले 22 सितंबर 97 को एक बहुत ही सेंसेशनल किडनैपिंग हुई। ये LD व्यास, लक्ष्मीकांत दिनेश व्यास की किडनैपिंग मुंबई में हुई। ये
38-39 साल के थे। इन्हें भी ठीक इसी तरह अर्चना शर्मा ने ल्योर किया। ल्योर करके ये इनको ले गए, बोरीवली में किसी एक मकान में रखा। तय तोड़ शुरू हुआ। बात शुरू हुई 5 करोड़ से। बाद में छोटा राजन ने इसमें इंटरफेयर किया और फिर इनको कुछ थोड़े पैसे में ही 50 लाख के आसपास को दे के छोटा राजन ने बबलू श्रीवास्तव और इरफान गोगा से कहा कि इन्हें छोड़ दिया जाए और ये छोड़ दिए गए। अगली किडनैपिंग जो मैंने आपको कल बताया था गौतम अडानी की थी, जो अहमदाबाद में सुरखेज पुलिस स्टेशन में हुई थी 1 जनवरी 1998 को। इसमें भी एक फ्लैट रेंट पे लिया गया और इसमें भी अर्चना शर्मा और बाकी जो अलग अलग जगहों से बुलाए गए, कुछ मध्य प्रदेश के लड़के, कुछ उत्तर प्रदेश के लड़के, दिल्ली के लड़के, इन लोगों ने इसको किडनैप किया और किडनैप करने के बाद इसे उस समय 1.5 करोड़ की रकम वसूलने के बाद ही छोड़ा गया। एक और बड़ी किडनैपिंग 29 अप्रैल 1998 को कर्नाटका के हुबली सिटी में हुई। यहाँ सतीश शेट्टी थे, मुरुदेश्वर सिरेमिक्स लिमिटेड के मैनेजिंग डायरेक्टर। उनको किडनैप किया। मोडस ऑपरेंडी सेम। अर्चना शर्मा उसी तरह उन लोगों से इनके एमडी साहब को उसने अपने तमाम तरह तरह के प्रोजेक्ट से अवगत करा के इनसे काम लेने के लिए इनको भी उसने विन ओवर कर लिया और इनसे रैंसम में पैसा वसूला गया। मैं यहाँ ये स्पष्ट कर दूं कि पैसा हमेशा रैंसम का हवाला के जरिए ही इरफान गोगा ने दुबई में रिसीव किया। हवाला का अब तो बहुत कम चलन है, बहुत कम रिवाज है और बहुत ही हाईटेक हो गया जब से इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफ़र हो गए। पहले का बहुत ही क्रूड, बड़ा ओल्ड, बड़ा पुराना हवाला सिस्टम था। इसके बारे में भी मैं थोड़ा सा प्रकाश आपको डालूँगा। इसके बाद 22 मार्च को 22 अप्रैल 98 को पुणे में बानवारी करके एक जगह है जहाँ पर एक पेट्रोल पंप के ओनर थे सागर लखटक इनका नाम था। ये चेन ऑफ पेट्रोल पंप्स के ओनर थे। इनको इसी तरह से सेम मोडस ऑपरेंडी में मारुति वैन स्कूटर के साथ इन्हें किडनैप किया गया। लेकिन वहाँ पब्लिक आ गई, अगल बगल से कोई गाड़ी गुजर रही थी, उसने धीमा कर दिया, कुछ लोग उतर गए और इस गरज से कि वो पहचाने न जाएं, सागर लखटक को वहाँ इन बबलू श्रीवास्तव के इन लड़कों ने गोली मार दी, जिसमें उनकी मृत्यु हो गई। ये हत्या हुई, हालांकि किडनैपिंग नहीं हो पाई थी, लेकिन ये हत्या हो गई। पर ये बबलू श्रीवास्तव ने किया था। इसमें भी बबलू श्रीवास्तव, इरफान गोगा और मंगे अर्चना शर्मा के साथ इसमें शामिल हुए थे। अगली किडनैपिंग हुई रश्मिकांत देसाई की। ये फरवरी 98 में किसी समय हुई, खंडावली मुंबई में। इसमें भी काफ़ी पैसा लिया गया और इस तरह से इनको छोड़ दिया गया पैसा लेने के बाद। मेरा ये बताने का आशय ये था कि उस समय जो ये हवाला की चेन मेंटेन की दाऊद के लोगों ने पैसे का लेन देन इतना आसान कर दिया। बबलू श्रीवास्तव जैसा आदमी जेल के भीतर बैठ के लड़कों को अरेंज करके और टारगेट तक पहुंचा के किस नाम से उनको काम करना है, किस नाम से कैसे खींचना है। हर बार जितनी भी किडनैपिंग हुई है, इसमें जो किडनैपी था, जो अपहृत व्यक्ति था, वो जो उसकी गाड़ी थी उसको पास के एयरपोर्ट पे खड़ा किया गया, पुलिस को कंफ्यूज करने के लिए कि एयरपोर्ट पे जब खड़ा होगा, गाड़ी खड़ी की जाएगी तो पुलिस ये मान के चलेगी कि अगली फ़्लाइट से कहीं निकल गया है। बड़ा आदमी हुआ, सारे बड़े आदमी थे, सब करोड़पति अरबपति थे। देश के हर बड़े राज्यों के बड़े उद्योगपति थे। ये लोग पुलिस ये मान के चलने लगी कि साहब, उसके बीच में जितनी भी वहाँ से उड़ानें रही होंगी, सबकी यात्रियों की लिस्ट निकाली जाती थी। उस यात्री में किसका डिटेल अपहृत व्यक्ति से सबसे ज़्यादा मिलता था, ये पुलिस जानने की कोशिश करती थी। और इन 4-5 दिनों में जब तक पुलिस एयरपोर्ट और उसके आसपास उलझी रहती थी, उतने दिनों में वो अपनी डील करके हवाला के माध्यम से ये पैसा बबलू श्रीवास्तव इरफान गोगा गैंग तक पहुंच जाया करता था। 1997 में सबसे पहले अर्चना शर्मा का नाम सुर्खियों में आया। दिल्ली में उसके खिलाफ हत्या की कोशिश में एक मुकदमा भी दर्ज हुआ, लेकिन उसे बेल मिल गया। फिर सन 2000 में उसने एक अपहरण किया और एक हत्या को अंजाम दिया।
ऐसा भी आरोप लगा। अर्चना शर्मा जैसी बददिमाग, इससे बड़ी क्रिमिनल बिहेवियर की और इससे ज़्यादा जिसको वो कहते हैं कि चैलेंजेस को लेने वाली, इससे ज़्यादा दुस्साही महिला मेरे अपने पुलिस के कैरियर में मैंने नहीं देखी है। और अर्चना शर्मा जिंदा है या मर गई, इसके कोई भी पुख्ता सबूत नहीं है, ना कोई जानकारी है। ये जिन जिन नामों से अलग अलग क्राइम में आई है, वो अर्चना शर्मा, पप्पी शर्मा, महक सिंह, सलमा, इनके पिताजी का नाम बाल मुकुंद शर्मा था। ये पाइप फैक्ट्री एरिया माधवनगर उज्जैन के रहने वाले थे। अर्चना शर्मा भी इरफान गोगा की ही शिकार हुई थी। जब ये पीताम्बर मिगलानी जो इसका पहला पति था, जो इसका पति था, उससे झगड़ा हुआ और पता लगा कि उसने पहले एक शादी कर ली है, तो ये इरफान गोगा के टच में आई थी। पहले तो इरफान गोगा की बात मानने से इनकार कर दिया था इसने, लेकिन इरफान गोगा की इस मसले में मास्टरी हासिल थी। उसने फ़िलहाल इसको घेर लिया और फिर इसे एलडी व्यास की किडनैपिंग इससे कराई, और एलडी व्यास की किडनैपिंग के दरमियान ही बबलू श्रीवास्तव से अर्चना शर्मा का संपर्क हुआ टेलीफोन से। एक बड़ा गैंगस्टर था लखनऊ में, आजम घोसी। आजम घोसी ने एक वहाँ बड़ा सेंसेशनल मर्डर कर दिया। ये मर्डर करने के बाद वो सीधे नेपाल गया। जो उसके कॉन्टैक्ट थे, बबलू श्रीवास्तव के कॉन्टैक्ट, चूँकि बबलू लखनऊ का ही रहने वाला है, किसी कॉन्टैक्ट से वो सीधे मिर्ज़ा के पास गया और मिर्ज़ा ने उसको इंटरटेन किया, उसे रुकवाया। ये बात लखनऊ की ही बात चूँकि थी, तो लखनऊ में सब लोगों को पता थी। राजा राम पाल उस समय एक बहुत ही तेज़ तर्रार बढ़िया इंस्पेक्टर हुआ करते थे। 2-3 और इंस्पेक्टर्स को मिला के उस समय तत्कालीन एसएसपी लखनऊ ने और डीआईजी लखनऊ ने, सब ने मिलकर कहा कि भाई आप जाइए, आजम घोसी को वहाँ से पकड़ के ले आइए। ये सारे अधिकारी गए वहाँ, जैसा उन्हें पता था काठमांडू में कहाँ रहने की बात है, उस इलाके में घुस गए। लेकिन मिर्ज़ा दिलशाद बेग के लोगों को ये खबर हो गई कि वहाँ की यूपी की पुलिस, लखनऊ की पुलिस आई है हमारे किसी आदमी को जिसको हमने शेल्टर दे रखा है, उसको पकड़ने के लिए। और फिर उनको पकड़ लिया, उनके हथियार ले लिए, उनके कपड़े उतरवा दिए, उन्हें बड़ा बेइज्जत किया और उन्हें मैनहैंडल किया। सबको वहाँ से खाली हाथ वापस लौटना पड़ा। इस घटना के होने के बाद क्या गुजरी होगी पुलिस पर, इसका आप अंदाज़ लगा सकते हैं। और ये तभी तय किया गया कि जो इंटेलिजेंस एजेंसीज थीं वो पहले से ही मिर्ज़ा दिलशाद बेग से परेशान थीं, और पूरी पुलिस उत्तर प्रदेश की वो भी उसके इस व्यवहार से और इससे सामान्य, जबकि नेपाल बहुत ही फ्रेंडली देश है, वहाँ इसको ऑफिशियली भी कम्युनिकेट किया गया, लेकिन कोई बहुत अच्छा रिज़ल्ट आया नहीं। इसी बीच में आईएसआई ने उससे कई और ऐसे ख़राब काम कराए। एक जैसे विक्रम वाही बम्बई से भाग के आया, उसने एक बड़ा मर्डर वहाँ से किया था और उसके शरीर के 4-5 टुकड़े कर दिए गए। उसके धड़ का हिस्सा भारत में, हाथ और सिर का हिस्सा नेपाल में, इस तरह से पाया गया। तो ये भी काम कि जो राइवल ग्रुप का आदमी कहीं उधर कहीं और पे शेल्टर पाया हुआ है, उसकी हत्या भी वहाँ पर होने लगी। फिर पुलिस ने ही स्थानीय रूप से बबलू से संपर्क किया, बबलू श्रीवास्तव से, कि मिर्ज़ा दिलशाद बेग को हटाने के लिए या उसको मारने के लिए, उसे पकड़ने के लिए वही कोई तरकीब बता सकता है। प्रेमा फेसी बबलू ने शायद मना कर दिया। जिस किसी भी पुलिस कर्मचारी ने, अधिकारी ने, बताते हैं कि कोई इनकम टैक्स का कोई अधिकारी उसके टच में था, सेल्स टैक्स का लोकल जो स्टेट सेल्स टैक्स का कोई अधिकारी उसके टच में था। उसके परिवार से उसका बहुत पुराना पारिवारिक संबंध था, उसको भेजा गया। जेल में वो बात करके आया बबलू से, तो बबलू ने कहा अच्छा ठीक है आप लोग जाइए, मैं कुछ कोशिश करता हूँ। बबलू ने अर्चना शर्मा को ये कहा कि तुमको ये काम दिया जाता है कि तुम नेपाल जाओ और मैं दिलशाद बेग से कह दूंगा, वो तुम्हारे रहने का इंतज़ाम करेगा और उसको ल्योर करो, विनोवर करो। और विनोवर करने के बाद वहाँ मंगे भी रहेगा, फरीद तनाशा भी रहेगा, बाकी और जो तमाम इनके साथ के लोग हैं वो वहाँ मिलेंगे तुम्हें। तो ये लोग छोटा राजन के और लोग थे वहाँ पे, ये लोग वहाँ मिलेंगे, ये उसका काम तमाम कर देंगे। आप जानते हैं कि बहुत ही डेयरिंग टाइप की वो लड़की थी। वो वहाँ चली गई। मिर्ज़ा दिलशाद बेग ने
उसके रहने का इंतज़ाम किया। उसने अपने नखरे बताए कि बहुत छोटी जगह है, एक बहुत अच्छा सा फ्लैट उसके लिए दिया गया और बराबर बबलू उसके कांटेक्ट में रहा। वहाँ 15 दिन हो गया, 20 दिन हो गया, 25 दिन हो गया और कई बार इसने कोशिश की कि वो मिलने आए। अर्चना शर्मा ने कोशिश की, लेकिन इरफान गोगा नहीं आया। सॉरी, इरफान गोगा नहीं, मिर्ज़ा दिलशाद बेग उससे मिलने नहीं आए। फिर इसने शिकायत की बबलू श्रीवास्तव से कि वो तो आ ही नहीं रहा है, मैंने कई बार फ़ोन किया और वो आ नहीं रहा है। मोबाइल फ़ोन उस समय थे नहीं, लैंडलाइन फ़ोन था। लैंडलाइन का एक कनेक्शन अर्चना शर्मा ने अपने पास लगवा लिया था और उस जहाँ पे फ्लैट था उसके बाहर की तरफ ही नीचे एक पीसीओ है, वहाँ पर ये लोग रुका करते थे रोज़। मंगे, फरीद, ये सब लोग, सारे लोग 5-7 लड़के थे, ये वहीं पे रहा करते थे कि जब कभी ये ज़रूरत पड़ेगी ये वहाँ हम लोग वहाँ पहुँच जाएंगे। जब इसने शिकायत की तो इन्होंने फिर मिर्ज़ा से फ़ोन करके बताया कि भाई वो बहुत अच्छा नॉनवेज बनाती है और कितनी बार उसने बुलाया, तुम गए क्यों नहीं, तुम क्यों उससे, जब वो तुम जानते हो कि वो इस समय परेशान है, कई जगह से वांटेड है, तो अब वो वहाँ तुम्हारी शरण में है तो तुम उसके पास क्यों नहीं जाते हो कि वो खाना वाना तुमको अच्छा बना के खिलाएगी और बहुत टैलेंटेड लड़की है। इस तरह की बात उन्होंने कही ताकि वो चला जाए और फिर बताया कि नहीं अब तुम फ़ोन करना और मिर्ज़ा अब तुम्हारे पास जाएगा। मिर्ज़ा कभी बबलू की बात टालता नहीं था। फिर अर्चना शर्मा ने फ़ोन किया कि आज मैंने मटन बनाया है, तमाम डिश के बारे में बताया कि आप आ जाइए। उसने कहा अच्छा ठीक है, हम आ जाएंगे। अर्चना शर्मा ने अपने लोगों को जो वहाँ पे थे, फरीद, तनाशा, मंगे और 5-6 लड़के थे उस समय, तो वो उनको अलर्ट किया कि ये आएगा। सीढ़ी से चढ़ के ऊपर जाना होता था और जैसे ही आएगा मैं इशारा कर दूंगी, फ़ोन से बता दूंगी या खाली रिंग कर दूंगी, बाहर की तरफ बालकनी है वहाँ आके खड़ी हो जाऊंगी, तो तुम समझ लेना इसको कि वो आ गया है। और जैसे ही वो नीचे उतरे वो इसका काम तमाम हो जाना चाहिए। वादे के मुताबिक मिर्ज़ा दिलशाद बेग आया भी, बैठा, थोड़ी देर तक बात हुई। अर्चना खाना परोसने के बहाने भीतर गई और भीतर से वो बालकनी पे चली गई। मिर्ज़ा भी बहुत चालाक आदमी था, उसे डाउट हो गया। थोड़ी देर में उसने कहा कि वो बहुत ज़रूरी काम आ गया है और मुझे तुरंत जाना होगा और नीचे से मुझे लोग बुला रहे हैं, आवाज़ दे रहे हैं। तो उसने कहा नहीं, खाना खा के जाइए। उसने कहा नहीं, वो बात करते करते वो उठ के खड़ा हुआ और चल दिया। और इस बार वो पीछे के रास्ते से गया, सामने के रास्ते से नहीं गया। उसे शक हो गया कि कोई न कोई बात यहाँ ज़रूर है, या जो भी उसके दिमाग में आया हो वो पीछे के रास्ते से। जैसे ही वो नीचे उतरा है, अर्चना शर्मा भागते हुए नीचे आई, इन लोगों को इशारा करके बुलाया और बताया कि देखो ये पीछे के रास्ते से निकल गया। इनके पास मोटरसाइकिलें थीं, ये वहाँ से भागे कि अब ये निकल के जाएगा, क्योंकि वो अपनी गाड़ी दूर खड़ी करके पैदल ही अकेले ही अर्चना शर्मा के फ्लैट में आया था। ये भागे वहाँ से और ये जैसे ही उसके घर के पास पहुँचते, ये अपनी गाड़ी से उतर के अपने घर के दरवाजे के भीतर ही जा रहा था कि मंगे ने ज़ोर से आवाज़ लगाई, मिर्ज़ा भाई। उसने पलट के देखा, उसने कहा ओहो कहाँ, क्या हाल चाल है मंगे भाई। वो इतनी बात कह ही रहा था कि फरीद तनाशा ने एक साथ 7-8 गोलियां उसे मार दी और मिर्ज़ा दिलशाद बेग वहीं ढेर हो गया। उसके बाद ये अपनी मोटरसाइकिलों से भाग के चले आए। आज तक ये पता नहीं लग पाया कि इसको किसने मारा था। ये बात बहुत दिन बाद जब फरीद तनाशा का ये मारा गया वहाँ बम्बई में, उसके बाद ये बात खुली। तो इस तरह से अर्चना शर्मा फिर वहाँ से भाग के चली गई। उसके बाद से अर्चना शर्मा का कोई पता नहीं है। अंतिम बार अर्चना शर्मा को भुवनेश्वर में देखा गया था। उसके बाद ये तमाम तरह तरह की अटकलें, तरह तरह की बातें ये उठती रहीं, जबकि उसको बबलू श्रीवास्तव के लोग भी ढूंढते रहे, उसको डी कंपनी के लोग भी ढूंढते रहे और सबसे ज़्यादा उसको मिर्ज़ा दिलशाद बेग के लोग नेपाल में ढूंढते रहे। जो इस समय सबसे ज़्यादा प्रचलन में है वो ये है कि उसको नेपाल में ही मरवा के और उसे वहाँ से गायब कर दिया गया। उसके घर वहाँ उज्जैन में भी आज तक उसके बारे में कोई बता नहीं सका कि अब आखिर अर्चना शर्मा कहाँ है। तो इस तरह से ये सारे प्लेयर्स, इरफान गोगा, अर्चना शर्मा, मिर्ज़ा दिलशाद बेग, उस समय 98 में ही ये सब
हो गया था। अर्चना शर्मा संभवतः 99 के बीच में या 99 के बाद में वो भी मारी गई, लेकिन उसके बारे में अभी कोई कन्फर्मिटी से, कोई स्पष्ट रूप से ये नहीं बता सकता कि वो अभी जिंदा है कि मारी गई। लेकिन उसके बाद से न तो वो कभी दिखाई पड़ी, बबलू गैंग के तमाम लोग उसके बाद पकड़े गए, कभी उसका कोई पता नहीं लगा। और उधर नेपाल में मिर्ज़ा दिलशाद बेग के लोग उसे ढूंढ ही रहे थे, उनको सारी कहानी पता लग गई थी, और डी कंपनी के लोग ढूंढ ही रहे थे, लेकिन आज तक उसका पता नहीं लगा। और अंडरवर्ल्ड का आदमी अंडरवर्ल्ड के किसी आदमी को ढूंढता हो तो इतने दिनों बाद 98 से लेके आज 12 साल 22 साल हो गए हैं, करीब 22 साल हो गए हैं, और उसका पता नहीं लगा है। तो ये माना जाता है कि उसकी भी हत्या करके और उसकी लाश गायब कर दी गई। एक और कथन इसी में है कि चूंकि बबलू श्रीवास्तव के गैंग के तमाम लोगों के राज उसके पास थे, बबलू श्रीवास्तव ने उससे जितने क्राइम कमिट कराए थे उसके राज उसके पास थे, तो कहा यह भी जाता है, ये भी चाहे उसे आप ये समझ लें कि इस तरह की अफवाह है या इस तरह की बात फैलाई गई है, लेकिन ये भी कहा जाता है कि शायद बबलू श्रीवास्तव ने ही उसे मरवा के उसकी लाश गायब करा। एक जानकारी के अनुसार बबलू श्रीवास्तव की उम्र अब करीब 55 साल से ज्यादा की हो गई है। बबलू को मॉरिशस से पकड़कर भारत लाया गया था। बबलू के ऊपर करीब 60 मुकदमे दर्ज थे जो अब पूरे हो चुके हैं, और करीब 4 मुकदमे अभी चल रहे हैं। कहा जाता है कि बबलू की हत्या की साजिश कई बार रची गई और इसके पीछे हमेशा ही डी कंपनी का नाम सामने आया। बबलू को कड़ी सुरक्षा दी जाती है। बबलू बरेली के सेंट्रल जेल में बंद है। बबलू ने अधूरा ख्वाब नाम से एक किताब लिखी है जिसमें उसने अपने जीवन से जुड़े हर पहलू का जिक्र किया है। बबलू ने इस किताब में गैंगवार का भी जिक्र किया है। बबलू ने इस किताब में दाऊद इब्राहिम का भी जिक्र किया है। कहा जाता है कि बबलू ने कभी बेल लेने की भी कोशिश नहीं की। खैर, एक होनहार छात्र से अंडरवर्ल्ड की दुनिया में कदम रखने वाले बबलू श्रीवास्तव ने समाज के लिए एक नई परिभाषा खड़ी कर दी। वो एक छोटे से शहर और एक शिक्षित परिवार के घर का लड़का था। वो कैसे अपराध की दुनिया में पहुंच गया, ये भी कई गंभीर सवाल खड़े करता है। और नई कहानियां लेके आएंगे आपके लिए। तब तक आप देखते रहिए एबीटी न्यूज। कैमरामैन सऊद अंसारी के साथ मैं हूं अभिनेंद्र।